हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है गुजरात से। हम एक व्यक्ति के बारे में यहां बात करने वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर दिनेश दासा, जिन्हें गुजरात के अंदर मिस्टर रिलायबल के नाम से भी जाना जाता है। रिलायबल यानी कि जिन पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वो सभी एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और गुजरात स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर दिनेश दासा जो है वो बहुत ही फेमिलियर नेम होगा। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और जैसे ही हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, आप सभी लोग समझ पाएंगे कि क्यों डॉक्टर दिनेश दासा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कौन है ये डॉक्टर दिनेश दासा, ये सारी बातों पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। गुजरात राज्य के अंदर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर जाकर के अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो जैसे ही अपनी सनातन की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद वो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू हो जाते हैं और वो कहलाते हैं एस्पिरेंट्स। आई होप मेजॉरिटी ऑफ यू जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी एस्पिरेंट्स हैं किसी ना किसी एग्जाम के लिए, चाहे संघ लोक सेवा आयोग है या राज्य के लोक सेवा आयोग की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। और बीइंग एन एस्पिरेंट, आप जानते हैं कि जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं, स्टेट स्पेसिफिक राज्य के लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, वो क्या महत्व रखती है, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे हैं जहां पर एग्जामिनेशन की प्रक्रिया जो है वो उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, या फिर किसी ना किसी कारण से जो पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो या तो डिलेड होती है या उसमें किसी प्रकार की कोई ना कोई बाधा आ जाती है। ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिला 2021 के एंड नवंबर और दिसंबर के महीने में। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के विरुद्ध काफी ज्यादा विरोध जो है वो एस्पिरेंट्स द्वारा किया जा रहा था। एस्पिरेंट्स का आरोप था कि जो पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो सही नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई बड़ी गलतियों की गुंजाइश है, वहां पर कुछ ना कुछ गलत जो है वो हुआ है। इसको लेकर के काफी सारे प्रोटेस्ट हुए। इन पूरे प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पे ये मसला जो है वो काफी चर्चा में था। तो रेगुलरली, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, जब भी स्टेट पीसीएस को लेकर के कोई भी न्यूज आती थी, उसमें एक नाम जो है वो हमेशा दिखता था जिनकी लोग तारीफ करते थे और एस्पिरेंट्स जो है जिनका उदाहरण भी देते थे। ही वॉज डॉक्टर दिनेश दासा। डॉक्टर दिनेश दासा जो कि पूर्व अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के, जिन्होंने अपना कार्यकाल 31 जनवरी 2022 को पूरा किया है। पिछले 6 सालों से ये बतौर अध्यक्ष गुजरात लोक सेवा आयोग के रूप में काम कर रहे थे। वॉज वर्किंग एज द चेयरमैन ऑफ गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन और इनका टेन्योर जो है 6 वर्ष का कार्यकाल वो 31 जनवरी 2022 को पूरा हुआ है। ड्यूरिंग हिज 6 years ऑफ टेन्योर एज अ चेयरमैन, अपने पूरे के पूरे 6 साल के कार्यकाल में इन्होंने गुजरात लोक सेवा आयोग के चयन प्रक्रिया को बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ही ज्यादा रिलायबल बना दिया। इसी वजह से इनको मिस्टर रिलायबल के नाम से जाना जाता था। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनके कार्यकाल में जो चयन प्रक्रियाएं करी अलग अलग पोस्ट के लिए, वो टोटल 827 एडवर्टाइजमेंट्स थी, यानी कि 6 सालों में 827 एडवर्टाइजमेंट्स इनके द्वारा करी गई, जिसमें 24,000 अलग अलग कैडर्स के लिए नियुक्ति हुई। और इन 6 सालों में 62 लाख युवाओं ने इन एग्जाम्स में परीक्षा में भाग लिया और अपनी किस्मत को आजमाया, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इन स्पेसिफिक एग्जाम्स को क्वालिफाई किया और सभी ने तारीफ करी डॉक्टर दिनेश दासा के कार्य करने के तरीके से, क्योंकि सभी लोग जो है वो इसको ट्रांसपेरेंट और बहुत ही फेयर सिलेक्शन प्रोसेस मानते थे। तो डॉक्टर दिनेश दासा, उनके विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। कौन है डॉक्टर दिनेश दासा, ये मैंने आपको बताया। डॉक्टर दिनेश दासा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, ये हैं डॉक्टर दिनेश दासा, जिन्होंने 6 साल के कार्यकाल में पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसको बदल करके रख दिया। अब क्योंकि इनके टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो रहा था, गुजरात सरकार भी यही चाहती है और साथ ही साथ गुजरात राज्य के लाखों एस्पिरेंट्स भी यही चाहते हैं कि इनको
और इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया जाए, ये और ज्यादा समय तक इस पद पर बने रहे, मगर संविधानिक प्रावधान जो है वो इसकी इजाजत नहीं देते। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो कहते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जो है वो या तो 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए या फिर 62 वर्ष तक की आयु के लिए इस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। और क्योंकि इन्होंने 6 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पूरा कर लिया है और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन दिस पोस्ट, तो संवैधानिक प्रावधान इसकी इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन सबके मन में, चाहे गुजरात सरकार हो या गुजरात के लाखों एस्पिरेंट्स हो, सबके मन में चाह यही थी कि डॉक्टर दासा जो हैं वो और लंबे समय तक इस पद पर बने रहें। दोस्तों यहां पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल क्या होता है, कि कितने टर्म के लिए उनका टेन्योर जो है वो सुनिश्चित किया जाता है, और साथ ही साथ क्या उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो संविधान में मेंशन है, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो क्या हुआ कि जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है वो हजारों ट्वीट से फ्लड कर गया। चाहे ट्विटर पे देखें, चाहे सोशल मीडिया फेसबुक पे देखें या यूट्यूब कमेंट्स पे, जितने भी गुजरात के एस्पिरेंट्स थे वो अपना डिस्प्लेजर जो है वो बता रहे थे, वो अपनी नाराजगी और अपना दुख जो है वो व्यक्त कर रहे थे कि क्यों डॉक्टर दासा को जो है वो इस पद से अब उनके टेन्योर को पूरा करने के बाद उन्हें जाना होगा। ये जो है वो एक झलक थी कि कितनी गुडविल डॉक्टर दासा ने अपने पूरे के पूरे कार्यकाल में कमाई थी। स्टेट पीसीएस और एस्पिरेंट्स, आपने हमेशा सुना होगा कि एस्पिरेंट्स जो है वो स्टेट पीसीएस किसी भी राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि एग्जाम प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था, किसी प्रकार की धांधली हुई है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि स्टेट पीसीएस के एक चेयरमैन के लिए उनकी तारीफ में, उनके कार्यकाल के खत्म होने पर जो है वो ट्वीट्स और कमेंट से अपना आभार जो है वो एस्पिरेंट्स व्यक्त कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से राज्यों में लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया होती है, उससे हम भली भांति परिचित हैं। एक समय ऐसा था जब गुजरात के अंदर कोई रिक्रूटमेंट जो 1971 में आता था, उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस 1976 में जाकर के कंप्लीट होती थी, यानी कि एक लंबा समय लगता था। इस वजह से बहुत सारे राज्य लोक सेवा आयोग के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लोग पॉपुलरली मजाक में पंचवर्षीय योजना कहते हैं। आपने भी कभी ना कभी ये शब्द जरूर सुना होगा कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो दरअसल पंचवर्षीय योजना है। आज इसका अगर नोटिफिकेशन आया है तो 5 साल तक लग सकते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। अब इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था आप लोगों का, एस्पिरेंट्स का। जब इतना लंबा समय हो जाएगा तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आपको अपना फ्यूचर, अपना करियर डिसाइड करना है। इतना ज्यादा समय अगर आप एक ही एग्जाम को दे देंगे और अगर खुदा ना खास्ता वो एग्जाम नहीं होता है तो स्टूडेंट्स के सामने बहुत ज्यादा कठिन समय हो जाता था कि यार 5 साल इस एग्जाम को दे भी दिए, अब एग्जाम क्लियर भी नहीं हुआ। इस वजह से स्टूडेंट्स जो है वो अपने भविष्य का रास्ता नहीं चुन पाते थे। और साथ ही साथ एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती थी, वो थी मैच मेकिंग की। शादियों के अंदर भी बहुत विलंब होता था हमेशा। आप लोग भी इस पूरे के पूरे फेज से गुजर चुके होंगे या गुजर रहे होंगे। शादी करनी है लेकिन एग्जाम क्लियर होने पे, एग्जाम क्लियर कब होगा? जब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। कंप्लीट कब करेगा मालूम नहीं भैया, साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं। ये सारी की सारी समस्याएं जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट फेस कर रहा था, एटलीस्ट गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने डॉक्टर दासा के कार्यकाल में इन सभी समस्याओं को दूर कर दिया था। बहुत सारी रिफॉर्म्स वो लेकर के आए, बहुत सारी चेंजेस उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम में लाई। इन रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक इंटरव्यू में डॉक्टर दासा ने बताया था कि क्या वजह है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इतना सटीक ढंग से चला रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बहुत ही एक कन्विंसिंग आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक बार की बात है, वो बतौर चेयरमैन एक उम्मीदवार का इंटरव्यू ले रहे थे। उस इंटरव्यू के दौरान जो भी सवाल उस उम्मीदवार से पूछा जा रहा था वो उसके सही जवाब दे रहा था। और साथ ही साथ जब उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा गया, इंटरव्यू से पहले मेंस एग्जामिनेशन में उसका परफॉर्मेंस देखा गया, तो काफी अच्छे तरीके से उसने मार्क्स जो है वो सिक्योर करे थे। तो डॉक्टर दासा ने बताया कि उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड देख करके मुझे लगा कि ये बहुत ही एक अच्छे बैकग्राउंड से आया होगा,
इसने और इसके परिवार ने काफी अच्छे से तैयारी इसको करने में मदद करी होगी, एक वेल ऑफ फैमिली से ये बिलोंग करता होगा। लेकिन डॉक्टर दासा कहते हैं कि जब उससे पूछा गया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो पता चला कि उस उम्मीदवार के पिता का निधन हो गया था जब वो मात्र 2 वर्ष का था, और उनकी माता जो है वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सफाई कर्मी का काम करती थी। आप सोच पा रहे हैं, एक स्टेट सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में बैठा हुआ कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट, बहुत अच्छे से हर एक सवाल का आंसर दे रहा है, रिटन एग्जामिनेशन हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, बहुत अच्छे तरीके से पूरे की पूरी उसने शिक्षा जो है वो ग्रहण करी है। लेकिन उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि पिता का निधन 2 वर्ष की आयु में हो गया था और उनकी माताजी जो है वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सफाई कर्मी का काम करके अपने बेटे को पढ़ा रही थी। तो डॉक्टर दासा कहते हैं कि उस समय मुझे एहसास हुआ कि इन एग्जाम्स में बैठने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। सारा का सारा इनका भविष्य जो है, इनका जीवन जो है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि क्या ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और अगर सिचुएशन ये हो जाती है कि वो डिजर्विंग थे लेकिन लोक सेवा आयोग की कमीशन की किसी गलती के कारण उनका एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा, किसी के पूरे जीवन को खराब करने का कदम ये हो सकता है। उस समय डॉक्टर दासा ने बताया कि मैंने ये प्रण लिया था कि जब तक मैं इस कमीशन को हेड करूंगा, यहां पर किसी प्रकार की इनजस्टिस या किसी प्रकार की धांधली जो है वो नहीं होने दूंगा। और इसी दिशा में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो लाए। वो रिफॉर्म्स क्या क्या थे उनके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। जो रिफॉर्म्स डॉक्टर दासा लेकर के आए उसमें सबसे पहला था एडवांस कैलेंडर फॉर ईच ईयर। ये रिफॉर्म जो है, ये स्टेप जो है यूपीएससी द्वारा भी लिया जाता है। अनसर्टिनिटी किसी भी एग्जाम में, एग्जाम होगा, अगर होगा तो कब होगा, अगर प्री कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब होगा, या कौन कौन सा एग्जाम जो है इसके लिए मुझे अभी प्रिपेयर करना है, ये हमेशा सवाल एक एस्पिरेंट के मन में रहता है। लेकिन गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपीएससी की ही तरह हर साल का एडवांस कैलेंडर जारी करना शुरू किया। अब साल शुरू होते ही आपको मालूम है कि इस साल में कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट होंगे, कौन सा एग्जाम किस महीने में हो रहा है, किसकी तैयारी आपको कब शुरू करनी है। इससे एक अनसर्टिनिटी जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि अनसर्टिनिटी जो है वो डीमोटिवेट करती थी यंग एस्पिरेंट्स को। और इस अनसर्टिनिटी के कारण, इस अनिश्चितता के कारण बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो इस ऑप्शन को छोड़ करके किसी दूसरे ऑप्शन को तलाश करना शुरू कर देते थे। तो इन सारे के सारे अनसर्टेनिटीज को एंड करने के लिए पूरा का पूरा, चाहे सिलेबस हो, चाहे एग्जामिनेशन का मेथड हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, टेन्योर हो, हर चीज के बारे में सटीक डेट्स जो है वो स्टार्टिंग में मेंशन कर दी जाती। ये एक बड़ा रिफॉर्म था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की दिशा में। उसके बाद दोस्तों आपने सुना होगा, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी जैसे ही, मान लीजिए जैसे अभी 2021 का एग्जाम जो है, हाल कुछ ही समय पहले 2021 का यूपीएससी मेंस हुआ है, कुछ समय में उसका इंटरव्यू होगा और जब पूरा का पूरा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी उसके बाद यूपीएससी जो है वो प्रीलिम्स 2021 की आंसर की जो है वो रिलीज करेगा। अब आंसर की रिलीज करने का एक सबसे सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आप जान सकें कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर की के अंदर कभी कोई गलती हो जाती है। मान लीजिए आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, जब आंसर की आपने देखी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के बाद, तो आपको पता चला कि आंसर की में 2 या 3 क्वेश्चंस गलत थे जो आप सही करके आए थे, लेकिन आंसर की में वो गलत थे जिस वजह से आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। अब तक जब तक आंसर की आपके पास पहुंचेगी तब तक वो पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो चुका है। यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन। लेकिन आंसर की को पब्लिक करने का कारण क्या था कि अगर आंसर की में कोई गलती आपको नजर आती है तो आप उसकी रिप्रेजेंटेशन आयोग को दे सकते हैं। इसी चीज को सुनिश्चित करते हुए गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में डॉक्टर दासा ने यह इनिशिएटिव लिया कि किसी भी एग्जाम के कंडक्ट होने के 24 घंटे के अंदर उसकी आंसर की जो है वो पब्लिक हो जाएगी। और साथ ही साथ एग्जाम के 24 घंटे के अंदर जो OMR शीट, जो आंसर शीट आप मार्क करके आए हैं, उसका कॉपी जो है वो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसको आप अपने क्रेडेंशियल्स, लॉगिन और लॉगिन आईडी, पासवर्ड डाल के एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि एग्जाम खत्म होकर आप घर आए, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आंसर की आ गई और आपके पास आपकी OMR शीट है जो आप एग्जाम में फिल करके आए थे। आप वहां से इमीडिएटली आंसर की से मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके कितने सवाल गलत है, कितने नहीं सही है। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा एडवांटेज उन लोगों को मिलेगा जो हमेशा, जिनको लगता है कि उनके प्री के अंदर मार्जिन पे मार्क्स आ रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का प्री देकर के आते हैं, उन्हें लगता है कि यार क्या मेरा प्री क्वालिफाई होगा, मैं मेंस की तैयारी करूं या अगले साल के प्री के लिए पढ़ूं। और इस ही प्री और मेंस की स्ट्रगल के बीच में आपका 1 महीना 1.5 महीना जब तक मेंस प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता वो खराब हो जाता था।
अब यहां पर गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के इस इनिशिएटिव से उस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर दिया। अब विद इन 24 आवर्स यू आर क्लियर कि आपका क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर क्वालिफाई हो रहा है आप मेंस की तैयारी कीजिए, अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। इसी के साथ मेंस एग्जामिनेशन में जो आंसर बुकलेट्स थी वो भी एस्पिरेंट्स को मुहैया कराई जाती है ऑन रिक्वेस्ट। अगर आपको चाहिए कि मुझे मेंस की आंसर शीट अपनी देखनी है, मैंने क्या गलत करा है, आप उसको कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं। वो आपको बाय पोस्ट कुछ नॉमिनल सा पेमेंट इसके लिए होगा, बाय पोस्ट आपको आपकी आंसर बुकलेट की कॉपी जो है वो प्रदान करेंगे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था। तीसरा, अब आप जानते हैं इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। आपने रिटन एग्जाम दिया, आपका आंसर गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिले, आपका आंसर सही है, आपको मार्क्स मिल गए। लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आपने इसको ज्यादा मार्क्स क्यों दिए। हो सकता है एक इंटरव्यूअर को आपका आंसर पसंद है, दूसरे को ना आए। अब क्या हो रहा था दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया कि इंटरव्यू के स्टेज पर पहुंच के बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो पॉलिटिकल अप्रोच से इंटरव्यूअर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। वो पहले पता करवा लेते थे कि मेरा इंटरव्यू कौन ले रहा है, और उसके बाद उनको पॉलिटिकल प्रेशर से या कुछ वेल ऑफ कनेक्शन से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे, जिसको हम आसान भाषा में सिफारिश कहते हैं। यहां पर गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या किया, उन्होंने पूरे के पूरे प्रोसेस को बार कोड और यूनिक आईडी कोड से जो है वो सिक्योर कर दिया। अब क्या हो रहा है, जब भी इंटरव्यू के लिए कोई एस्पिरेंट जाता है, लॉटरी की तरह उससे कहा जाता है कि वो सेलेक्ट करे उसका इंटरव्यू बोर्ड कौन सा होगा। इंटरव्यू से कुछ समय पहले, मान लीजिए 10 मिनट आधा घंटा पहले इंटरव्यू के लिए जब सारे के सारे कैंडिडेट्स आ गए, जब उनके पास किसी प्रकार की कम्युनिकेटिंग डिवाइस नहीं है, अब उनको रैंडमली बुलाया जाएगा और एक लॉटरी की तरह एक स्लिप जो है वो उठाने को कहा जाएगा, जिसपे लिखा होगा वो किस इंटरव्यू पैनल में जाएंगे। यानी कि अगर कोई किसी को अप्रोच करना भी चाहे तो उसे पता ही नहीं होगा कि मेरा इंटरव्यू ले कौन रहा है, मैं किसको अप्रोच करूंगा। और इसी के साथ में 5 मिनट पहले चिट के माध्यम से डिसाइड होगा कि उनका इंटरव्यू बोर्ड कौन सा होगा। और साथ ही साथ जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड डिसाइड होता है, उसके बाद हर कैंडिडेट को एक बार कोड असाइन कर दिया जाता है। अब जब तक इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, उस कैंडिडेट का ना तो नाम किसी को बताया जाएगा, ना कास्ट, ना जेंडर, ना क्रीड, सिर्फ और सिर्फ उनकी पहचान एक बार कोड होगा। जिस तरीके से आर्मी के इंटरव्यू में इस तरीके से किया जाता है कि किसी का नाम मेंशन नहीं किया जाता, सिर्फ उनको एक नंबर दे दिया जाता है, उसी तरीके से अब बार कोड जो है वो एक कैंडिडेट की पहचान है। इससे क्या होगा, बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ लोग कोशिश करते थे कि इंटरव्यूअर को कन्विंस करें कि सर मैं और आप सेम कास्ट के हैं, हमारा सरनेम एक है, हम एक रिलीजन से आते हैं, हमारा प्लेस ऑफ बर्थ सेम है, इस आधार पर आप अगर मेरी कुछ फेवर कर सके। लेकिन अब वो चीजों का स्कोप खत्म हो गया, क्योंकि इंटरव्यूअर को ना तो उसका नाम पता है, ना कास्ट पता है, ना रिलीजन पता है, ना प्लेस ऑफ बर्थ पता है, कुछ भी नहीं। इंटरव्यूअर के लिए वो मात्र एक बार कोड है। तो जो सिफारिश का कंसेप्ट था वो इंटरव्यू में पूरी तरीके से खत्म हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। उसके बाद डॉक्टर दासा जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सक्रिय रहते थे। डॉक्टर दासा वाज एक्टिवली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया टू रिजॉल्व एनी ऑफ द क्वेरीज ऑफ एस्पिरेंट्स। अगर कैंडिडेट्स की, उम्मीदवारों की कोई भी समस्या है, कोई उनकी प्रश्न है, उसको हल करने के लिए डॉक्टर दासा जो है उनको कभी भी ट्वीट किया जा सकता था और वो ट्विटर के माध्यम से आंसर जो है वो करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मोस्ट रीसेंट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसकी डेट जो है वो डिसाइड हुई थी 12 दिसंबर 2021। 21 दिसंबर 2021 को डेट डिसाइड हुई गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के रीसेंट प्रीलिम्स की। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो की कि इस दिन बहुत सारी शादियां आ रही थी गुजरात में, जिस वजह से कोई ना कोई जो है वो शायद एग्जाम को मिस कर दे। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया के थ्रू डॉक्टर दासा को अप्रोच किया गया और उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए डेट को चेंज कर दिया 19 दिसंबर, यानी 12 दिसंबर से 19 दिसंबर की डेट कर दी गई। लेकिन बाद में पता चला कि 19 दिसंबर के दिन को गुजरात में ग्राम पंचायत इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई। इस वजह से दोबारा से इस डेट को चेंज कर दिया गया 26 दिसंबर के लिए। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स, जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से आप सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट कर सकते थे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका था। डॉक्टर दासा जो है वो हमेशा ट्विटर पर सक्रिय रहे और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही कुशल माध्यम है और इससे बहुत ज्यादा समय बचता है। कोई इंफॉर्मेशन एस्पिरेंट्स को देनी है, उनके साथ किसी प्रकार का कम्युनिकेशन करना है या उनसे फीडबैक लेना है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल था।
उसके बाद जहां तक पॉसिबल हो सका कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट लिए गए, यानी कि जहां जहां पर जिन जिन एग्जाम्स में पॉसिबल था वहां पर कंप्यूटर के माध्यम से टेस्ट लिए गए, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश ना हो। किसी प्रकार कंप्यूटर टेस्ट करते हो तो पार्शियलिटी नहीं करेगा ना कि इसको ज्यादा मार्क्स दे दो, जो सही होगा उसी के मार्क्स मिलेंगे, जो गलत होगा उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जहां जिन जिन एग्जाम्स में पॉसिबल था कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद डॉक्टर दासा ने स्ट्रिक्ट पेनल्टीज अगेंस्ट डिफॉल्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि कोई भी एस्पिरेंट अगर एग्जाम के दौरान किसी प्रकार के अनफेयर मींस का उपयोग करता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और इमीडिएटली उनके विरुद्ध एफआईआर फाइल होगी। यानी कि कोई भी अगर किसी प्रकार के मोबाइल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करता हुआ एग्जाम में मिलता है तो इमीडिएटली उसके विरुद्ध एफआईआर फाइल की जाएगी और उसको हमेशा हमेशा के लिए गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम में बैठने से बार कर दिया जाएगा। वो दोबारा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिक्वायर्ड डिसीजन था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन्होंने लाया, वो था फीडबैक आफ्टर इंटरव्यू। जो भी इंटरव्यू देने के लिए गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के भवन आता था वहां पर उनको रिसेप्शन पे एक फीडबैक बुक जो है वो मिलती थी। इस पर ये फीडबैक बुक जो है वो भरी होती थी उन सभी एस्पिरेंट्स के फीडबैक द्वारा जो इंटरव्यू देने के लिए आते थे। इस तरीके की फीडबैक बुक जो है वो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के रिसेप्शन पर मिलती है। ये आफ्टर इंटरव्यू, यानी कि कोई भी एस्पिरेंट जो इंटरव्यू देने के लिए यहां पर आया वो अपने विचार यहां पे व्यक्त कर सकता है, चाहे उसको कोई फीडबैक देना हो, कोई सुझाव देना हो। अब यहां पर जरूरी नहीं था कि वो अपना नाम मेंशन करे कि मेरा नाम ये है, मुझे यहां पे ये प्रॉब्लम आई, या किसी ने मुझसे किसी प्रकार की ब्राइब जो है वो डिमांड करी। कोई भी कोई प्रॉब्लम है वो सिंपली मेंशन कर सकते थे बिना अपना नाम या अपनी कोई भी पहचान को रिवील किए हुए। इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन को इंटरव्यू के दौरान अगर कोई समस्या किसी को आती है उसको हल करने में। इसके बाद गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जिसको नाम दिया गया इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन स्क्रूटनी सिस्टम, IASS। अब होता क्या था कि जैसे ही प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, मेंस में अपीयर होने के लिए या इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी होती है कि जो जानकारी उन्होंने दी है क्या वो सही है या नहीं है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इसके लिए अभी तक क्या किया जाता था, या तो कैंडिडेट को खुद पर्सनली पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस जाना होता था, वहां जाकर के अपना डॉक्यूमेंट और जो डिग्रीज है वो वेरीफाई करानी होती थी, या दूसरा तरीका ये था कि बाय पोस्ट इनको भेज दें। अब अगर खुद जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एकदम से पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस पहुंच जाए। अलग अलग कोनों से, रिमोट एरिया से कैंडिडेट्स बिलोंग करते थे। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि वो बाय पोस्ट भेजे, लेकिन वहां पर भी दिक्कत थी। बाय पोस्ट भेजने के दौरान इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गुम भी हो सकते थे, या अगर वो समय रहते कमीशन तक नहीं पहुंचे तो भी उनका नुकसान था। इस वजह से गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जहां पर ऑनलाइन माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सकता है। अब फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, बाय पोस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन एक पोर्टल पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई हो सकते हैं। और इसी वजह से इस इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सिक्योरिटी सिस्टम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड फॉर गवर्नेंस भी दिया गया 2021 में। स्कॉच सिल्वर अवार्ड क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी। स्कॉच अवार्ड क्या है, किस लिए दिया जाता है, तो ये स्कॉच अवार्ड जो है वो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सिक्योरिटी सिस्टम को दिया गया, जिसको गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने शुरू किया था। तो एन नंबर ऑफ रिफॉर्म्स, बहुत सारे बदलाव जो हैं, बहुत सारी चेंजेस जो हैं डॉक्टर दिनेश दासा लेकर के आए थे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में। इन सारे के सारे रिफॉर्म्स को अगर सभी राज्यों में इंप्लीमेंट किया जाए तो स्टेट पीसीएस की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और फेयर सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में था, गुजरात राज्य से संबंधित था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, गुजरात स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।